Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का वो स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस लफ्ज को देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऑर्गेनेली का नाम है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि आखिर इस ऑर्गेनेली की नाम रखने की वजह क्या थी, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया गया, इसकी क्या वजह है। फ्रेंड्स ये जो लफ्ज है ना एंडो का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर। जो प्लाज्मिक है ना ये साइटोप्लाज्म से निकला है। किससे निकला है? साइटोप्लाज्म से। मतलब एंडोप्लाज्मिक का क्या मतलब हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम स्टूडेंट्स कहते हैं लिटिल नेट। किसे कहते हैं? लिटिल नेट। नेट कहते हैं स्टूडेंट्स जाल को। किसे कहते हैं? जाल को कहते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो हमें ऐसा नजर आ रहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर, इस तरह यहाँ पे देखे ना, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आप जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा जालनुमा एक स्ट्रक्चर है जो आप साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसकी अपीयरेंस की बुनियाद पर ही इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया गया कि इनसाइड साइटोप्लाज्म एक नेट, एक जाल की तरह का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। वो कहते हैं इट इज अ नेटवर्क। स्टूडेंट्स देखें डेफिनेशन में क्या है, नेटवर्क है, एक जाल है। हम कहते हैं लेकिन फ्रांस में का नेटवर्क नहीं यार, नेटवर्क कहते हैं जाल को। ये भी एक किस्म का जाल ही है ना जो कि सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, जिसने सारी दुनिया के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। इंटरनेट का भी एक जाल ही है। तो इसका मतलब क्या है नेटवर्क का? नेटवर्क कहते हैं जाल को। तो सेल के अंदर किसका जाल है? ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स होते हैं स्टूडेंट्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल से क्या मुराद है? अगर आप यहाँ पे देखिए ना, देखिए आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल, इस तरह से ये खास किस्म के रास्ते हैं जो कि मेम्ब्रेन से लिपटे हुए हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं और इनका एक क्या है, जाल है प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूकैरियोटिक सेल जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके मेम्ब्रेन मौजूद है। और हमने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, वो बैक्टीरिया और आर्की के अंदर मौजूद नहीं होती। तो इससे ये बात आपको पता चली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बैक्टीरिया और आर्की के अंदर नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स, चैनल्स कहते हैं रास्तों को, मेम्ब्रेन से घिरे हुए रास्ते होंगे और उनका एक नेटवर्क होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जिससे हम किसका नाम देंगे? जिससे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देंगे फ्रेंड्स, जो कि आपको शेप यहाँ पे नजर भी आ रही है। आप इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको ना एक मिनट में रीड कर लें, फिर मैं आपको डायग्राम की तरफ आता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो टाइप्स है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दो टाइप्स हैं। आपने इसी तरह से पॉइंट्स बनाने हैं जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। एक इसके टाइप को कहते हैं स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी इसके टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था, जो पिछला लेक्चर था ना हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी रफ अपीयरेंस होती है। अब रफ अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर कई सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और राइबोसोम्स के मुताबिक हमें पता है कि क्या है, दे आर टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे से दानेदार साख्ते हैं जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो आपने इसके ज़हन में रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक का नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो आपने कोड बात ध्यान रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैपिटल ई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लंबा नाम है। तो लंबा नाम जो है, लंबा नाम लिखने के बजाय हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हम शॉर्टकट से इस्तेमाल करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टूडेंट्स हम ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम आर ई आर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कैपिटल आर ई आर, और इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कैपिटल एस ई आर हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूमेरियस राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं और अटैच टू इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर अटैच है। और स्टूडेंट्स अब इनका काम क्या होता है? राइबोसोम्स का काम प्रोटीन्स तैयार करना, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो है वो फैक्ट्री है प्रोटीन्स की। अब चूंकि राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े हुए हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहकर वो प्रोटीन्स को तैयार करते हैं।
तो जब हम ओवरऑल देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन क्या है, तो स्टूडेंट्स उसका फंक्शन भी वही है जो राइबोसोम्स का है, प्रोटीन सिंथेसिस। जो RER है, सर्व्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी प्रोटीन बनाने का काम सरंजाम देता है। सर्व का मतलब होता है सरंजाम देना, ये भी प्रोटीन्स बनाने का काम सरंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं, राइबोसोम्स बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद है नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इट लैक्स राइबोसोम्स, इसके पास जो है वो राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है। स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस हैं। अब इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 4 फंक्शंस आपके बुक के अंदर गिवन है, चारों आपको फिंगर टिप पर आने चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका पहला फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म हम किससे कहते हैं, मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब स्टूडेंट्स लिपिड क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमारी खुराक के 3 ही कंपोनेंट्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है ऑयली चीजें, जो हम ऑयली चीजें खाते हैं उनमें लिपिड्स होते हैं। तो जब हम ऑयली चीजें खाते हैं, वो जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर फैट्स होते हैं, वो जब हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, फिर वो फैट्स जब हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर टूटते हैं, और वो जब टूटते हैं फिर उससे एनर्जी निकलती है। तो सर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें फैट्स को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। तो वो रिएक्शंस जिनमें फैट्स इन्वॉल्व होते हैं इसे ही हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब लिपिड्स हैं इनके केमिकल रिएक्शंस क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर चल रहे हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, लिपिड्स के केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स इसका सेकंड फंक्शन क्या है, ये किसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब फ्रेंड्स आपने फंक्शन जो है वो इस तरह से 4 पॉइंट्स बना के 4 एरो लगा लें, आप 4 बुलेट्स बना दें। इस तरह से आप क्या करें, बुलेट्स भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल कहता है, ठीक है। आप या एरो लगा लें या बुलेट्स लगा लें, दोनों में से आपका जो दिल करता है वो करें। लेकिन 4 आपने अलग, एक लाइन छोड़ के लिपिड मेटाबॉलिज्म निकले, फिर एक लाइन छोड़ के ये, फिर एक लाइन छोड़ के ये, फिर एक लाइन छोड़ के ये, 4 फंक्शन आपने इस तरह से इसके लिखने होंगे। सेकंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, ठीक है, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। हम स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ होता क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनी, अब जब वो प्रोटीन्स बन जाती है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन्स आगे चली जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो आपको ये रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जब यहाँ से प्रोटीन्स बन के आती है ना यहाँ पर, तो यहाँ से होता क्या है, उनको थैली के अंदर बंद करके ना आगे भेज दिया जाता है। अब इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया उस मटेरियल को जो कि इसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया और उसे आगे भेज दिया। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, में ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ये क्या करता है, मटेरियल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करता है। आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका थर्ड काम क्या है, इसका थर्ड काम है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है फ्रेंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब, फ्रेंड्स टॉक्सिक कहते हैं जहरीली चीज, किसे कहते हैं, जहरीली चीज को। टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीली चीज का फैलना, डिटॉक्सिफिकेशन। अब जो डी है ना, इसका मतलब आएगा रिमूवल में, नेगेटिव सेंस में। डिटॉक्सिफायर का मतलब क्या होगा, डिटॉक्सिफायर का मतलब होगा जहर को मारना, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई जहरीली चीज, अगर कोई टॉक्सिक, अगर कोई जहरीले जो है जहरीली चीज आ जाती है हमारे बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाता है जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, उन सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, उसको मतलब वो जो जहरीला असर है ना उसका, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, उसके असर को खत्म कर देते हैं, उसके असर को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्सो डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल केमिकल, जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो कि किसी भी जरिए से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गए हैं, ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर दाखिल हो गए हैं, उनको ये क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। उनके जो आप ये समझ लें हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, नुकसानदेह असरात जो कि हमारे सेल के ऊपर को डाल सकते थे, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थर्ड काम है। पहला काम क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, तीसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। आसान है ना स्टूडेंट्स, मेरे साथ फिंगर टिप पे याद रखना है आपने, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, और थर्ड काम क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स एक फंक्शन है मसल सेल्स के अंदर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो एक खास किस्म की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसे हम एक्टिन कहते हैं। और
इनके हमने डिफरेंट रोल्स पढ़े थे, उनमें से एक रोल उसका ये था कि ये कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स असल में होता क्या है, जो मसल्स है ना हमारे, जो स्केलेटल मसल्स हैं, इस तरह के लंबे लंबे मसल्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं। अब ये लॉन्ग सेल्स के अंदर आप ये समझे यहाँ पर इस तरह से एक रबड़ पड़ी हुई है, वो जो रबड़ है ना, एक रबड़ नुमा एक धागा है, आप उसे समझें वो क्या है, वो माइक्रोफिलामेंट है। अब जब उसे पैगाम मिलेगा ना, जब उसे पैगाम मिलेगा कि सिकुड़ जाओ, तो वो रबड़ इस तरह से सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाएगी तो सेल्स करीब आ जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। समझ आ रही है? सेम यहीं पे होता है। अब यहाँ पे हमारे मसल सेल्स है, इसके अंदर एक धागा है जिसे माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। अब वो सिकुड़ेगा तो हमारे, जब हम इस तरह से मूव करूंगा, मैं अपने हैंड को मूव करूंगा, तो माइक्रोफिलामेंट सिकुड़ जाएगा और जो मेरा मसल है ये थिक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स उस मसल को पैगाम कौन देता है? वो जो मसल है ना, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट है, उसको पैगाम देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है, उसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट पाया जाता है उसे कहता है, पैगाम देता है कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं, जो कि एचसीआर आगे पैगाम देता है किसको, माइक्रोफिलामेंट को, जो कि मसल सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन सी चीज कर रही है, जो के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और इनको पैगाम कौन देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स की चार फंक्शन है इसके, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, डिटॉक्सिफिकेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपने इन चारों फंक्शंस को जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डायग्राम है, आप इसके डायग्राम जो है वो किस तरह से आप इसके डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ, आपने इसके डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। आप क्या करेंगे, सेंटर में इस तरह से एक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, इसके इस तरह के ना आप डिफरेंट कलर के साथ, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना डिफरेंट कलर के साथ, आप इसी तरह से डिफरेंट कलर लेंगे, उसके साथ जो है सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं भी ग्रीन से, यहाँ पे मैंने ब्लू से किया हुआ है, आप जो है डिफरेंट शेड के साथ आपने यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से ना, आपने इस तरह से वेजिकल बनानी है, थैली बनानी है, दरम्यान में एक जगह खाली छोड़ देंगे। जब आप ये बना रहे होंगे दरम्यान में एक जगह खाली छोड़ देंगे। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी थैली बनानी और दरम्यान में एक जगह खाली छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब जब यहाँ पे बन गई तो यहाँ पे मैंने एक और निकाला इससे, और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह पे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे देखें, मैंने इस तरह से निकाला, देखिए आप हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बना दिया, अब आप यहाँ पे खाली जगह छोड़ दें। अब यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका एक अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। तो जब इतना हिस्सा बन जाएगा फिर आप यहाँ पे इस तरह से ट्यूब्स बना सकते हैं। यहाँ पे जब ये हिस्सा बन गया है ना आपका, फिर आप क्या करें, यहाँ पे इस तरह से ट्यूब्स निकाल दें, 3-4 निकाल देंगे तो बहुत है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फिर क्या करेंगे, पे डॉट लगा दें, क्या लगा दें, डॉट लगा दें, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दरम्यान में इस तरह से लिफ्टिंग कर देंगे न्यूक्लियस से। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।